हेलो स्टूडेंट्स, मैं नटवरलाल वैष्णव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। जो 11th क्लास है उसके हर एग्ज़ाम में, चाहे हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, न्यूमेरिकल का कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर रहता है और ज़्यादातर स्टूडेंट के जो है ये न्यूमेरिकली दिक्कत देते हैं। तो आज हम इस दिक्कत को ख़त्म करने वाले हैं। हम सबसे पहले 11th के जो एग्ज़ाम में आए हुए न्यूमेरिकल्स है उनको करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनको हम लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपका सपोर्ट बना रहे, इसकी हम कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले कि ये आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से है कि आपको एक संबंध दे रखा है x बराबर a²b³ और यहाँ पर जो है ABCD इनमें प्रतिशत त्रुटि दे रखी है 2%, 1%, 3 और 4%। तो ये जो प्रतिशत त्रुटि है इससे हमें x का मान निकालना है जो आपको संबंध दे रखा है। इस संबंध की सहायता से ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में देखे गए। ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है जो त्रुटि से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि की कि प्रतिशत त्रुटि होती क्या है। देखिए दोस्तों, प्रतिशत त्रुटि का मतलब ये है कि अगर किसी वैल्यू जैसे x ही है, अगर x में त्रुटि जो हुई है वो है डेल x और x का जो रियल वैल्यू है वो है अपने x, तो इसको अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसकी कहलाएगी प्रतिशत त्रुटि। यानी किसी की भी प्रतिशत त्रुटि को लिखना है तो उसमें जो छोटी सी त्रुटि है वो बटा उसका जो प्रायोगिक मान है और इनटू 100, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि में। अब हमारे यहाँ पर एक को नहीं, हमें इन सब की वैल्यू को निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से संबंध को दे रखा हो तो उस संबंध को हम प्रतिशत त्रुटि के लिए इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे कि जो हमें पूछा गया यानी x का पूछा गया है तो x की प्रतिशत त्रुटि, मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ x की प्रतिशत त्रुटि, ये आप फॉर्मूला चाहे तो लिख सकते हो, बराबर सबसे पहले a है तो यहाँ पर लिखेंगे डेल a/a मल्टीप्लाई 100, इसको भी हमने प्रतिशत में लिखा है, प्लस डेल b/b मल्टीप्लाई 100% प्लस डेल c/c मल्टीप्लाई 100% और लास्ट में डेल d/d मल्टीप्लाई 100%। ये जो ABCD जितनी भी राशि आई है इन सबको हमने प्रतिशत में लिख दिया है। आप चाहे तो इसको भी हम प्रतिशत में लिख देते हैं, डेल x/x मल्टीप्लाई 100%, तो ये भी प्रतिशत में आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये जो संबंध दे रखा है इस संबंध में जो इनके ऊपर पावर है ये पावर आ जाएगी इनकी प्रतिशत त्रुटि के जस्ट आगे। यानी यहाँ पर पावर 2 रखी है तो इसके आगे 2 लिख देंगे, b के आगे पावर 3 है तो 3, c के आगे पावर 1 है तो 1 और d के ऊपर पावर रूट का मतलब हाफ है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और इनको सबको प्लस में लिखेंगे, कोई भी प्लस माइनस में नहीं लिखेंगे। इसकी लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जो त्रुटि दे रखी है, तो ये जो पूरा है ये कहलाएगा a की प्रतिशत त्रुटि और क्वेश्चन में दे रखा है कि a की प्रतिशत त्रुटि है आपके 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू a की प्रतिशत त्रुटि 2%, एज इट इज़ 3 इंटू b की प्रतिशत त्रुटि, तो b की प्रतिशत त्रुटि देखिए आपको 1%, प्लस 1 मल्टीप्लाई c की प्रतिशत त्रुटि दे रखी है आपको 3% और प्लस 1/2 मल्टीप्लाई d की प्रतिशत त्रुटि दे रखी है आपको 4%। तो यहाँ पर हमारे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4%, 3 इंटू 1 3%, 1 इंटू 3 3% एंड 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2%। यहाँ पर इन सबको ऐड कर देंगे तो 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 2 12, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 12%। यानी x की जो प्रतिशत त्रुटि है वो हमें मिल गई 12%। अब देखिएगा, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि कभी कभार जो वैल्यूज़ है वो इस तरीके से दे रखी होती है। यानी जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू अगर ऐसे दे रखी होती 100 प्लस माइनस 12 और ये जैसे जो भी अगर लेंथ है तो ये मीटर में होती और इसे हमें प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट करना है, तो ये त्रुटि है और ये इसका वास्तविक मान है। यानी जो त्रुटि है उसके नीचे 100 और इसको अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल होने पर ये हमारा हो जाएगा 12%। तो यानी कहने का मतलब अगर इस तरीके से वैल्यू दे रखी हो तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके हम प्रतिशत त्रुटि का मान निकाल सकते। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि एक टंकी है जिसकी दीवार में
जल जो है वो 20 सेंटीमीटर नीचे गहराई में एक छिद्र है, उससे क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है। और इस जल का जो रिसाव हो रहा है उससे हमें निकालना है इसका बहिस्त्राव वेग। ये आपने अगर सही से पढ़ा है तो आपके बर्नौली की प्रमेय है, और बर्नौली की प्रमेय में एक हम अनुप्रयोग पढ़ते हैं जो बहिस्त्राव वेग से रिलेटेड है, और इसमें हम टोर्रिसेली प्रमेय या टोर्रिसेली सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस तरीके से है कि ये आपकी एक टंकी है और इस टंकी में यहाँ पर एक छिद्र है, और ये जो है ये टंकी पूरी तरीके से जल से भरी हुई है। इसमें यहाँ पर जो छिद्र है इससे जल का क्या हो रहा है, रिसाव। और जो ये छिद्र है ये इसकी सतह से h गहराई पर कह सकते हो नीचे की ओर है, जो दिया हुआ आपको 20 सेंटीमीटर। तो ये जो पानी है इसका वेग हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ये जो पानी निकलेगा उस पानी का वेग जो है वो आपके आता है v बराबर √2gh, जहाँ g आपके गुरुत्वीय त्वरण होता है और जो h है वो होती है आपके ये गहराई या जो छिद्र है उसकी छिद्र की तल से गहराई। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले कि हमारा जो h है वो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, और आप अच्छे से जानते हैं कि हमें जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10⁻² से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। h की वैल्यू और g की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है कि जो g की वैल्यू आपको लेनी है 10, तो ये वैल्यू हम इसमें पुटअप करते हैं। तो 2 × 10 और h की जगह हो जाएगा 20 × 10⁻²। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 400, और ये 10⁻² जो है नीचे लग जाएगा पार। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा √4, जिसको हम जानते हैं वर्गमूल होगा 2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो द्रव बाहर निकलेगा उसका वेग होगा 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से है कि एक समान वेग से दो भिन्न प्रक्षेप्य जो है वो अलग अलग कोण π/4 + θ/2 और π/4 - θ/2 से फेंके गए हैं। तो इन पिंडों की जो परास r है उसका अनुपात निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं कि परास जो है वो हमारे क्षैतिज दूरी कहलाती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है कि परास r बराबर v0² sin 2θ/g। यहाँ पर दोनों के लिए वेग एक समान दे रखा है। तो यहाँ पर हम वेग की बात करें तो एक समान होने पर थीटा जो है अलग अलग है। तो जो प्रक्षेप्य फर्स्ट है उस प्रक्षेप्य फर्स्ट के लिए बात करें परास r1 बराबर हो जाएगी हमारे v0² sin 2 मल्टीप्लाई प्रक्षेप्य 1 का थीटा जो है वो इस तरीके से है π/4 + θ/2। तो यहाँ पे जो हमारे r1 है उस r1 की हो जाएगी वैल्यू v0² sin 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 + θ/g। इसको सही तरीके से सॉल्व करके लिखेंगे तो v0² sin π/2 + θ, sin π/2 + θ की वैल्यू होती है आपके cos θ, और यहाँ पे π/2 + θ होने पर सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और जो कोसेक है वो प्लस होते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी v0² cos θ/g। ये हमारी वैल्यू आ गई r1 की। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रक्षेप्य 2 की, तो प्रक्षेप्य 2 के लिए जो हमारा r2 है वो हो जाएगा v0², क्योंकि वेग समान दे रखे हैं, sin 2 ब्रैकेट इसके लिए जो थीटा है वो इस तरीके से है π/4 - θ/2/g। 2 से मल्टीप्लाई करवाने पर v0² sin π/2 - θ/g। तो v0² sin π/2 - θ की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, और साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो cos θ/g r2। तो हमें पूछा है इन दोनों का अनुपात, यानी अनुपात है r1 और r2 का। तो अनुपात r1/r2 जो है वो हो जाएगा हमारे v0² cos θ/g v0² cos θ/g।
दोनों के दोनों इक्वल है यानी कट जाएंगे, तो यहाँ पे रहेगा 1/1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1:1। तो हमारा जो अनुपात मिलेगा हमें वो मिलेगा 1:1, यानी इनकी जो परास है वो आपस में इक्वल होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से है कि किस ताप पर हाइड्रोजन गैस जो अणु है उसके वर्ग माध्य मूल वेग का मान जो है वो 27 डिग्री पर ऑक्सीजन गैस के वर्ग माध्य मूल वेग के जो है तुल्य होता है। हमें यहाँ पर क्या गया है वर्ग माध्य मूल वेग। जैसा कि हम जानते हैं कि जो गैस होते हैं उस गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग यानी VRMS जो होता है वो इस तरीके से होता है 3RT/m। R आपके गैस नियतांक है, T परम ताप है या ताप, और m जो है वो इसका है अणु द्रव्यमान। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें दिया गया है कि जो गैस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस है उसमें हमें जो टेम्परेचर है वो हाइड्रोजन गैस का तो ज्ञात करना है, और ऑक्सीजन गैस के लिए जो है दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, यानी 27 + 273, तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा 300 केल्विन। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन अणु की। तो हाइड्रोजन अणु के लिए जो है हम आणविक द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान की बात करें तो ये हो जाएगा अपने हाइड्रोजन H2 होता है तो इसका द्रव्यमान होता है 2। अब बात करें ऑक्सीजन की तो MO2 इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो O2 के फॉर्म में होता है, इसलिए इसका आणविक द्रव्यमान होता है 16। ये वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर। हमें दिया गया है कि कौन से ताप पर ये दोनों तुल्य होते हैं यानी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो VRMS है H2 का ये इक्वल होना चाहिए VRMS/O2 का। तो यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप करेंगे हम 3RTH2/mH2 इक्वल्स टू √3RTO2/mO2। यहाँ पर रूट से रूट हम कैंसिल आउट कर देंगे, 3R से 3R भी हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 3H2/mH2, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास TO2/mO2। हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो TH हमें फाइंड आउट करना है, तो TH2, MH2 की जगह 2, TO2 की जगह हमारा आ जाएगा 300 और MO2 की जगह आ जाएगा 32। तो यहाँ पर ये 1 बार और ये जाएगा आपके 16 बार, तो TH2 आ जाएगा 300/16। इसको अगर हम 4 के टेबल से काटे तो 4 के टेबल से ये कटेगा 7 और 5, यानी 75/4। ये जो भी आपके ताप आएगा ये आएगा केल्विन में, ठीक है। इसको आप चाहे तो और ज़्यादा कट करके पॉइंटों में भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको हाइड्रोजन की जगह कभी आर्गन दे सकता है, कभी आपको हीलियम गैस भी दे सकता है। तो प्रोसेस ध्यान रखिएगा हमेशा कि इस तरीके से हम इस फॉलो को करते हैं। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, आर्गन के लिए, हीलियम के लिए इनके आणविक द्रव्यमान ज्ञात होने चाहिए, क्योंकि गैसें हमेशा द्विअणुक के रूप में ज़्यादातर रहती है। जैसे H2 है, O2 है, तो इनके जो आणविक द्रव्यमान है, जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 का डबल 32 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 का डबल 2 हो जाएगा। तो इसका विशेष कर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से हम आगे भी आपके क्वेश्चन से लेके एक लॉन्ग वीडियो लेके आएंगे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्लासेस चाहिए। धन्यवाद।